हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। क्या सब लोग तैयार है आज के इस करंट अफेयर मॉड्यूल के लिए? दोस्तों 19 जनवरी गुरुवार का ये मॉड्यूल आपके लिए रेडी है। बिल्कुल कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए बहुत सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस करने के लिए। दोस्तों डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर हम आपके साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण न्यूज आइटम्स लेकर आते हैं जो आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम में मदद करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या आप तैयार हैं? आज के ये रहे कुछ महत्वपूर्ण 10 आइटम्स। ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड में इलेक्शन अनाउंस हो गया है, तो हम इसको समझेंगे इलेक्शन करता कौन है वहां पे। यस और नो, बड़ा महत्वपूर्ण एक इनसे कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा उठाएंगे। फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बड़ी डिबेट काफी दिनों से चल रही है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने इस डिबेट के अंदर एक बड़ा बवाल क्रिएट कर दिया है। उस आर्ग्यूमेंट को हम समझेंगे, है ना। हम हर बार इसको अलग अलग मुद्दों से लेकर आते हैं, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लंदन और मनीला से आपके लिए कुछ अपडेट लेकर आए। शुभमान गिल ने कल मजा करा दिया, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। एनजीटी कौन होता है, क्या काम करता है, ठीक है, क्या पावर है उनके पास, उसके बारे में बात करेंगे। एसर का एक रिपोर्ट आया, कोरोना के बाद एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए बच्चों का लर्निंग आउटकम के लिए यह मजेदार सा रिपोर्ट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, सुकेश, नोरा फतेही एंड जैकलिन फर्नांडिस का महत्वपूर्ण केस जो चल रहा है, जिसके बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कुछ कुछ पता ही होगी। ये सुनो, अभी नोरा एंड जैकलिन दे बोथ हैव बिकम विटनेस अगेंस्ट सुकेश। फेडरलिज्म इश्यू ऑफ दिल्ली इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, कि भैया लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड सीएम ऑफ दिल्ली के बीच में झगड़ा चलता रहता है, और इस झगड़े के अंदर अब बात पहुंच गई है कि 7 जजेस बेंच के बाद यह बात पहुंचाई जाए, ऐसा डिमांड आ रहा है, और पाकिस्तान को नॉन नेटो अलायंस में से निकाल दिया जाए, ऐसा यूएसए में एक बिल आया है। ठीक है ना, चलो ग्रेट, एक एक करके समझते हैं। दोस्तों भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 324 के द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनके हाथ में पावर होता है इलेक्शन करवाने का। देयर आर 3 मेंबर्स इन इट, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड देयर आर 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, सो दैट इज हाउ द इलेक्शन कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इलेक्शन ऑन 5 ग्राउंड्स। 1 प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन। स्टेट में म्यूनिसिपैलिटी का या स्टेट में ग्राम पंचायत का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इट इज नॉट अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों क्विकली बता दीजिए भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। ठीक है दोस्तों, अब त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, इस इलेक्शन डेट में अगर हम देखें तो त्रिपुरा का डेट आया फरवरी 16 और मेघालय का डेट आया 27 ऑफ फरवरी। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू टेक प्लेस एंड मार्च 2 मार्च इज बेसिकली द काउंटिंग डे। ठीक है, जिस दिन ये अनाउंस हो जाता है उस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना चालू हो जाता है वहां पे। अब त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे हैव टू फॉलो द प्रॉपर रूल्स। समझ में आ गया ना दोस्तों? ग्रेट। ठीक है, सो ये हमारे भारत के संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एडमोनिशमेंट्स दैट एंडेंजर कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों भारत के अंदर, संविधान के अंदर जिस तरीके का पावर लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को दिया है, और जो एनविसाज किया गया है कि इनके बीच में जिस तरीके का सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए और चेक्स एंड बैलेंसेस एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, और यही कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत है, सक्सेस का मूल मंत्र है कि हमने इसको सही तरीके से बनाया, सही तरीके से इंप्लीमेंट किया, और तब से लेकर हम उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक केशव नंदा भारती का केस आया था
जिसके अभी 50 साल हो गए, हो जाएंगे 2023 के अंदर। केशव नंदा भारती केस ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेजिस्लेचर के हाथ में जो पावर दिया गया था उसके ऊपर चेक रखने के लिए बड़ी मजेदार सी सिस्टम बनाई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई सिस्टम के मुताबिक चेक्स क्या है? आर्टिकल नंबर 13 स्टेट्स दैट जो भी लॉ बनाया जाएगा, ठीक है, वो लॉ अगर फंडामेंटल राइट पार्ट 3 को अगर वायलेट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर जुडिशियल रिव्यू। क्या पावर है भैया उनके पास? जुडिशियल रिव्यू का पावर है। ठीक है ना, तो जुडिशियल रिव्यू के पावर के द्वारा उस लॉ को वो कंट्रोल कर पाएंगे। एक तरीके का चेक आ गया किसके ऊपर? लेजिस्लेचर के ऊपर, क्योंकि लेजिस्लेचर चाहे तो अपनी मन मर्जी का लॉ बना सकती है, ये सुनो, और वो लॉ बनाकर ऐसा भी कर सकती है कि पूरा का पूरा पावर फ्यूचर के इलेक्शन सब कुछ करंट डिक्टेटर के हाथ में दे दे, और दिक्कतें बहुत बढ़ जाएगी, जो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो एक तगड़ा चेक लगाने के बारे में बात है। किसके द्वारा चेक लग रही है? जुडिशरी के द्वारा। किस चीज के ऊपर? लेजिस्लेचर के लॉ बनाने के पावर के ऊपर। समझ में आया? ग्रेट। देन there is article number 368 of Indian Constitution which tells that there can be amendment in the Constitution. Can Constitution be amended fully? Yes, there is no trouble. Article number 368 can amend anything. It can amend any law. It can amend any article. ठीक है, that is okay. Article number 13 बोलता है कोई भी लॉ अगर वायलेट करेगा पार्ट 3 को तो कोर्ट आकर उसको रोक सकती है। सही बात है ना? पर क्या अमेंडमेंट विल बी ट्रीटेड एज लॉ? कोर्ट कहती है ना बेटा, अमेंडमेंट लॉ नहीं है, अमेंडमेंट कोई लॉ थोड़ी है। ठीक है, तो अब केशव नंदा भारती के अंदर बोला गया कि अमेंडमेंट कोई लॉ नहीं है, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। किसको चेंज नहीं कर सकता? बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। तो हमारे धनखड़ साहब ने एक बड़ा बवाल क्रिएट करा। उन्होंने कहा, उनका आर्गुमेंट क्या था ये देखिए ना, अ ड्यूली लेजिटिमाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन हैज बीन जुडिशियली अनडन। क्या बोला इन्होंने? अ ड्यूली legitimized constitutional prescription has been judicially undone. क्या मतलब हुआ उसका? The phrase means that the legal rule or principle that was established and recognized as valid by constitution has been overturned and invalidated by court. Now which legitimate constitutional prescription is overdone by, you can say, judiciary. ठीक है, that is very important. इस बात को हम 2 मिनट में समझते हैं। The phrase duly legitimized implies that the rule was properly established and recognized as a valid one, while judicially undone means court has taken action to overturn and invalidate that particular rule. समझ में आया? कौन से रूल के बारे में बात हो रही है? NJAC के बारे में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो बनाया गया था किसके द्वारा? लेजिस्लेचर के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा, 99th अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया ना। ठीक है, तो उनके हाथ में तो पावर है, वो उन्होंने लेजिटिमाइज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन था कि आप अमेंड कर सकते हो, पर वो अनडन किसने कर दिया? जुडिशरी ने। क्या जुडिशरी ने उसको इलेजिटिमेट वे में अनडन किया? ना, ऑब्वियसली नो। ठीक है, क्लियर कट नो। ठीक है, उन्होंने एक और बात रखी, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द बेसिक ऑफ एनी बेसिक स्ट्रक्चर इज सुप्रीमेसी ऑफ पीपल, सोवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट, द अल्टीमेट पावर इज विद लेजिस्लेचर। बड़ा महत्वपूर्ण आर्गुमेंट लगाया इन्होंने कि कोई भी देश की सुप्रीमेसी लाइज विद द पीपल, पीपल के द्वारा वो पावर कम्स इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट, सो पार्लियामेंट मस्ट बी सुप्रीम। ठीक है, एंड सोवरेन। Legislature also decides who will be there in other institution. So दूसरे इंस्टीट्यूशन में कौन होंगे वो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है।
In such a situation, all institutions must confine to their domain. One must not, you can say, make incursion in the domain of other. So, the judiciary should not go out of their boundary and do, you can say, such certain kind of incursion in others area. ये उनका कहना है. चलो उनकी बात मान ले, उनकी बात ये मान ले कि पीपल सुप्रीम है और उसकी वजह से पार्लियामेंट सुप्रीम है. ठीक है ना, पीपल सुप्रीम है और इसकी वजह से पार्लियामेंट सुप्रीम है. सही बात है. अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी, मानो पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाए उसको हम अगर वैलिड माने क्योंकि पीपल सुप्रीम है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ऐसा लॉ बनाया जाए. कल उठ के लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया दैट मोदी साहब विल रिमेन पीएम ऑफ दिस कंट्री टिल 2100. ठीक है, अगले 70 साल तक, 80 साल तक मोदी साहब भी पीएम बनेंगे. ठीक है, तो क्या ये गलत अमेंडमेंट नहीं होगा? होगा. और ऐसे अमेंडमेंट के ऊपर क्या हमारे पास प्रॉपर चेक्स होने चाहिए? जो है, कौन रखता है ऐसा चेक? जुडिशरी. क्या जुडिशरी को ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए. जगदीप धनखड़ साहब को यह बताना पड़ेगा कि धनखड़ साहब, आपके आर्गुमेंट को अगर हम लॉजिकली एक्सटेंड करें तो हम इस बात पे आएंगे कि लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बना दे और वो एकदम अजीब सिनेरियो क्रिएट कर देगा. समझ आया? वेरी गुड. ठीक है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. तो यहाँ पे उन्होंने उसी बात को बहुत डिटेल में समझाया है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश जरूर करी है. क्या आपको समझ आया? वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ठीक है, क्लैट 2024 का नया बैच, इट इज अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट कॉल्ड courses.protalentdigital.com. दोस्तों, ये जो करंट अफेयर का मॉड्यूल है ना, वो भी आपको वहां पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट. आप उसको वहां से ले सकते हैं. protalentdigital.com, courses.protalentdigital.com, वहां से आपको मिलेगा. किरेन रिजिजू साहब ने भी कल इसी बात के ऊपर मुद्दा उठाया था और उसी मुद्दे के ऊपर हिंदू अखबार ने एक अपना बड़ा आर्टिकल निकाला. बोला देयर इज टू बी चेक्स बट शुड नॉट क्रॉस द लाइन. गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड्स सिस्टमिक रिफॉर्म एंड नॉट अटैक ऑन जुडिशरी. इट इज एक्सेप्टेड कि जुडिशरी में जजेस के अपॉइंटमेंट में चेंजेस लाने की जरूरत है, सिस्टमिक चेंजेस चाहिए, पर उस सिस्टमिक चेंजेस के अंदर जुडिशरी के ऊपर अटैक कर दिया जाए तो गलत बात है. यह उसके बारे में बात हो रही है. समझ में आया दोस्तों? ग्रेट. लंदन से न्यूज है दैट चर्च ऑफ इंग्लैंड रिटेन्स इट्स बैन ऑन सेम सेक्स मैरिज. ठीक है, दे आर नॉट चेंजिंग देयर स्टैंड, दे आर नॉट अलाउिंग सेम सेक्स मैरिजेस. ठीक है ना. इंटरनल डिबेट 5 साल तक चली एंड उन्होंने वेडनेसडे को अनाउंस किया दे कैन इंस्टेड कम टू चर्च टू गिव थैंक्स फॉर देयर सिविल मैरिज और सिविल पार्टनरशिप एंड रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग, चर्च सेड. ठीक है, सो चर्च विल नॉट अलाउ मैरिज लीगली. ये नहीं होगा. भारत में भी ऐसा ही हो सकता है ना. हिंदू धर्म के अंदर कहीं पे लिखावट है नहीं कि शादी में, है ना, जो सेम सेक्स कपल की शादी अगर होगी तो किस रिचुअल्स के द्वारा होगी. लिखा तो नहीं है ना धर्मों में. धर्मों के अंदर तो ये बात है ही नहीं. फिलीपींस के नोबेल लॉरिएट, लास्ट ईयर के पीस नोबेल पीस लॉरिएट, है ना, मारिया रेसा वॉज एक्विटेड ऑफ टैक्स इवेजन. फिलीपींस में मारिया रेसा और रशिया में, ठीक है, दिमित्री मुरातोव करके भाई साहब थे. उन दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिला था. दैट वाज लास्ट ईयर. अभी दैट इज लास्ट टू लास्ट ईयर 2021 2022 में नोबेल पीस प्राइज किसको मिला बताएंगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए. दिस इज इंपॉर्टेंट. शुभमान गिल ने, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के लीग में पहुंच गए. ठीक है ना. उन्होंने अनबीटन, है ना, 48th ओवर में अनबीटन बनाए रन और उसके बाद फाइनली उनकी, यू कैन से 50th ओवर में उनकी विकेट गिर गई. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट फॉर इंडिया. हैदराबाद में शुभमान गिल ने न्यूजीलैंड के सामने 200 के ऊपर रन बनाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ही इज नाउ इनटू द लीग ऑफ सचिन तेंदुलकर, इनटू द लीग ऑफ विराट कोहली. क्लियर है दोस्तों? बड़ा महत्वपूर्ण लेकिन से ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है देश के लिए, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए. ग्रीन क्लियरेंस वायलेंस recalling 3 cases opened up by NGT. So you may be asking, sir, what is NGT?
एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. सो व्हाट इज ट्राइब्यूनल? ट्राइब्यूनल्स आर क्वासी जुडिशियल बॉडी. कैसी बॉडी होती है? क्वासी जुडिशियल बॉडी. क्वासी का मतलब होता है एज इफ. क्वासी का मतलब होता है एज इफ. ठीक है, एज इफ इट इज अ जुडिशियल बॉडी. ठीक है, एज इफ ये जुडिशियल बॉडी कोर्ट के तरीके से काम करेगा, पर फुल्ली कोर्ट का पावर नहीं है इसके पास, लिमिटेड पावर है. ठीक है, हाउएवर लिमिटेड पावर के अंदर उनके पास इनफ पावर है. ठीक है, एनजीटी किसके अंदर काम करेगा? एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज के ऊपर. जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड वायलेशंस हो रहे होंगे उसके केसेस जाएंगे एनजीटी के पास. तो दोस्तों बताइए एनजीटी के चेयरमैन कौन है? ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए एनजीटी के चेयरमैन कौन है. एनजीटी भारत में बड़े बड़े केसेस एनवायरमेंट क्लियरेंस के लेते हैं. हालांकि पिछले कुछ समय से एनजीटी बड़े बड़े केसेस उठा के नहीं लेके आ रहे. इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ अपनी एक रिपोर्टिंग निकाली थी. उस रिपोर्टिंग के द्वारा उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण केसेस दिखाए थे और बाद में एनजीटी ने उन केसेस को ओपन किया था, ऐसा इनका कहना है. ठीक है, समझ आया दोस्तों? ट्राइब्यूनल क्या होता है? ट्राइब्यूनल होता है क्वासी जुडिशियल बॉडी. क्वासी जुडिशियल बॉडी इसलिए क्योंकि उनके पास ऐसा पावर नहीं है कि लोगों को जेल में डाले. पेनल्टी लगाने का पावर हो सकता है, पर फुल कोर्ट जैसा पावर नहीं है. समझ में आया दोस्तों? ग्रेट. पोस्ट कोविड एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट. एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER रिलीज्ड बाय प्रथम फाउंडेशन. ठीक है, ये फुल रिपोर्ट है 2018 के बाद. ठीक है, एसर का फुल रिपोर्ट है. बीच में रिपोर्ट आए थे, छोटे छोटे आए थे कोरोना की वजह से, तो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे यहां से निकले. पॉजिटिव भी आया, नेगेटिव भी आया. पॉजिटिव ये आया कि रिकॉर्ड इंप्रूवमेंट हुआ इन टर्म्स ऑफ बच्चों का एनरोलमेंट. कोरोना के बाद स्टूडेंट काउंट बढ़ गया. एनरोलमेंट 98.4% पे पहुंच गया, विच इज गुड, विच इज ह्यूज. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो विच मीन्स जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कितने परसेंटेज बच्चे स्कूल में जा रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. पर जो नेगेटिव आया वो ये है कि बच्चों का रीडिंग एबिलिटी काफी ड्रॉप हो गया. बच्चों का रीडिंग एबिलिटी काफी ड्रॉप हो गया. आप देखते ही होंगे कोरोना के बाद आपको जब क्लैट की तैयारी करनी होती है तो आपका रीडिंग काफी बिगड़ चुका है. आपको सेंटेंसेस के पूरे मतलब समझने में दिक्कत पड़ रही है. तभी तो है ना, प्रो टैलेंट आपके लिए एक नया कोर्स लेकर आने वाला है, तगड़ा कोर्स लेकर आने वाला है जो आपकी रीडिंग इंप्रूवमेंट के ऊपर 4 चांद लगा देगा. बड़ा तगड़ा कोर्स है, इसको लेना भूलिएगा मत दोस्तों. इसके साथ उन्होंने बताया कि ट्यूशंस में भी बच्चों का इंप्रूवमेंट होने लगा है. बहुत सारे बच्चे ट्यूशंस जाने लगे. दैट इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट इन द ट्यूशंस. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करी और यहाँ रुक्मणी बनर्जी ने बताया किस तरीके से आगे के एक्शन लेने चाहिए, है ना. इस एक्शन को प्लीज पढ़िएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सुकेश चंद्रशेखरन, कौन मैन है ये, और कौन मैन कैसा, जो भारत में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को अपने जकड़ में ले लिया. किसको? जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही. इनके ऊपर, जैकलिन और नोरा फतेही के ऊपर, ठीक है, दिस एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पीछे पड़ गया. तो जिसकी वजह से अब ये दोनों लेडीज हैव बिकम द विटनेसेस अगेंस्ट सुकेश. उनका कहना है कि सुकेश ने उनको फंसाया, सुकेश ने उनको धोखा दिया, ड्यूप किया, इंपर्सोनेट किया, झूठी इंफॉर्मेशन दी. ठीक है, दिस इज व्हाट दे सेड. ये दोनों को बड़े अच्छी तरीके से फंसाया. नोरा फतेही को फंसाया कि चेन्नई में कोई एक इवेंट है, उस इवेंट में आप आइए एज अ जज, डांस का इवेंट है, आप उसको जज करिए, और उनको गिफ्ट दिया, पैसे भी दिया और गिफ्ट भी दिया. गिफ्ट में आईफोन दिया, गिफ्ट में कुछ और गिफ्ट दी. फिर जब इवेंट खत्म हो गई तो सुकेश फोन करके बोलता है कि अरे आपने तो बहुत अच्छी मदद करी हमें, आप आए तो मैं आपको कार गिफ्ट करना चाहता हूं. तो उससे कार गिफ्ट करने के लिए बहुत फोन लगाए. ठीक है ना. और फाइनली उन्होंने शायद कार ले भी ली. अब
यू कैन से नोरा बोल रही है कि मैंने तो नहीं ली, फिर मैंने बहुत फ़ोन आते थे तो मैंने अपने रिलेटिव का नंबर दे दिया और उन्होंने शायद उनको गिफ्ट दिया, ऐसा करके उन्होंने बात करी, ठीक है। और फिर बोला कि मुझे बाद में ऐसा भी कॉल आया कि नोरा यू बिकम द गर्लफ्रेंड ऑफ सुकेश, सो इफ यू बिकम गर्लफ्रेंड he will take care of all your career, he will take care of all your expenses, he will take care of all your future expenses. This is what the Nora को बोला and बोला कि भैया you are in the first in line, है ना, if you say no then it will be given, this girlfriendship will be given to Jacqueline Fernandez. मतलब क्या बात हो रही है, गर्लफ्रेंडशिप भी बेची जा रही है ना, क्या बड़ी परेशानी हो रही है, ठीक है। और ये सब कौन कर रहा था, सुकेश के साथ पिंकी ईरानी और सुकेश की वाइफ है ना लीसा मारिया, ये सब लोगों की मिली भगत, ठीक है, नॉट लीसा मारिया बट लीना मारिया, ठीक है, इन सब की मिली भगत हुई और इसके अंदर ये लोग फंस गए। अब देखते हैं इसका क्या आउटकम आता है, पर देन यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड क्या मुद्दे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, भारत में फेडरलिज्म इज एन अ बिग चैलेंज। वैसे भारत फुली फेडरल नेशन नहीं है, वी आर कॉसी फेडरल। समझ में आया ना वर्ड कॉसी, अभी देखा था कॉसी जुडिशियल। कॉसी फेडरल का मतलब होता है एज इफ वी आर फेडरल। फेडरल का मतलब होता है जो स्मॉल स्मॉल स्टेट्स है वो इंडिपेंडेंट है, दे कम कलेक्टिवली टुगेदर, ठीक है, एंड दे से वी आर वन, दैट्स कॉल्ड फेडरल। Like in America, it is called United States of America. India is not federal, but India is a quasi-federal. India is known as Union of India. क्या कहा जाता है भैया, Union of India, ठीक है, which means state के पास कुछ कुछ पावर है, they do not have full power, ठीक है, पर कुछ पावर तो है, इलेक्शन का पावर है, ठीक है, फाइनेंस का पावर है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज भी है। यूनियन टेरिटरीज देखा जाए तो वैसे पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, पर इस यूनियन टेरिटरीज जो है उनमें से 3 यूनियन टेरिटरी, वन इज कॉल्ड दिल्ली, अदर इज कॉल्ड पुडुचेरी, ठीक है, एंड देन द थर्ड इज जम्मू एंड कश्मीर। इनका यूनिक स्टेटस है। वहां के लोगों के डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन को सपोर्ट करने के लिए हमने वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई। लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर होंगे उनमें से सीएम बनेंगे और सीएम फिर देश चलाएंगे, मतलब यूनियन टेरिटरी चलाएंगे। सो वैसे ही सीएम दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल, और फिर इनके ऊपर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम होगा कि इस यूनियन टेरिटरी को मैनेज करे। यहीं पे लड़ाइयां हो जाती है कि क्या सीएम के पास फुल पावर है या एलजी के पास ही सब पावर है। एलजी इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, दिस एडमिनिस्ट्रेटर हैज अ फुल पावर, ठीक है, ऐसा वो मानते हैं। बहुत सारे रूल के द्वारा नहीं है, पर फिर भी झगड़ा होता रहता है। तो इसकी वजह से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज आस्किंग सुप्रीम कोर्ट टू हैव अ लार्जर बेंच ऑफ 7 जजेस एंड दे से कि प्लीज रीलुक द मैटर बिटवीन दिल्ली सीएम एंड दिल्ली एलजी, क्योंकि ये लोगों के बीच में बड़ा झगड़ा हो रहा है। ये क्लैरिटी बन नहीं पा रही है कि क्या सीएम के पास पावर होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि सीएम के पास पावर होना चाहिए। इनफैक्ट आज की तारीख में सीएम को सिर्फ मेयर जैसे पावर में इन्होंने बना दिया है, ठीक है, और ये एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। समझ आया दोस्तों। बिल इन यूएस इज एस्टेब्लिश्ड टू रिवोक पाक का नॉन नेटो एलाई स्टेटस। पाकिस्तान यूएसए के साथ एक नॉन नेटो अलायंस का पार्ट है। कौन है भैया ये? इट इज मेजर नॉन नेटो एलाई विच इज MNNA, जिसके द्वारा पाकिस्तान को डिफेंस में थोड़ी मदद मिलती है, मिलिट्री ऑपरेशन में इनको मदद मिल जाती है। पर क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करता नहीं है, जिसकी वजह से एक बिल आया है यूएस में जो बोलता है कि इसको हटा दो भैया, इसको सपोर्ट मत करो क्योंकि ये तो टेररिस्ट लोगों को सपोर्ट करता है। ऐसी बातें हो रही है। समझ में आया दोस्तों? चलिए ग्रेट। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही है। कैसा लगा आज का सेशन दोस्तों? 10 में से पॉइंट दे दीजिए मुझे, है ना, ये बताना बिल्कुल जरूरी है। साथ में
ये भी बताइए इस 10 न्यूज़ आइटम में से कौन सी न्यूज़ आइटम आपको पसंद आई। और साथ में हमारा ये कोर्स courses.protalentdigital.com से परचेज करना भूलिएगा मत, ठीक है। अ वंडरफुल कोर्स इज अवेलेबल courses.protalentdigital.com। यहां पे आपको ये तगड़ा कोर्स मिलेगा, इसको लीजिएगा, इट इज गोइंग टू बी वंडरफुल कोर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड वाचिंग दिस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।